जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू योर चैनल कैडेट वर्स डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्राची सांगवान। आज हम अपनी पॉलिटी की क्लास करेंगे। लास्ट क्लास में आपने अपना प्रियम्बल कंप्लीट किया था और इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना शेड्यूल पढ़ेंगे। शेड्यूल क्या है? अनुसूचियाँ। ये पॉलिटी का सबसे इजी टॉपिक है एंड ट्रस्ट में सबसे डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन इसी से आते हैं पॉलिटी में। चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकेट, एसएससी, सब में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और आप बहुत इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक शेड्यूल। और जो भी नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से खुद से पढ़ते हैं तब देखेंगे जो लिखा हुआ है। शेड्यूल, हमारा टॉपिक क्या है? शेड्यूल। वेट, शेड्यूल अनुसूचियां। शेड्यूल होता क्या है? जो भी हम अपने पॉलिटी में अलग अलग पार्ट पढ़ते हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो वो भी जो भी चीज़ मेंशन है पार्ट्स में या आर्टिकल में, वो हमने क्लब करके अपने शेड्यूल में मेंशन कर दी है। सारी चीज़ों को एक जगह क्लब किया है और उनको शेड्यूल के फॉर्म में ऐड किया है। ठीक है। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 80 शेड्यूल थे। ठीक है। शेड्यूल इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कितने थे? 8। कब? जब हमने 1915 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था ना, तब 8 ही शेड्यूल थे। लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं? एट प्रेजेंट हमारे 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल। ये 4 शेड्यूल हमने ऐड किए हैं अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐड किए हैं। स्टार्ट करते हैं। हम शेड्यूल को पहले सीरियल वाइज पढ़ेंगे, देन इसकी एक ट्रिक भी है, हम उससे उसको याद रखेंगे। ठीक है। शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या कहता है हमारा? शेड्यूल 1 जो है वो हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है। क्या करता है? इट्स कंटेन कंटेन द नेम ऑफ स्टेट एंड यूटीज। ठीक है। स्टेट एंड यूटीज के बारे में बात करता है कि जो हमारे स्टेट है, यूटीज है, उनका क्या क्षेत्र अधिकार है, उनकी बाउंड्रीज एंड इसके जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। इनके किसके बारे में बात करता है? जुरिडिक्शन। ठीक है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट ही याद करने हैं इसमें, शेड्यूल में ज्यादा कुछ याद नहीं करना। शेड्यूल 2 क्या कहता है हमारा? हमारा शेड्यूल 2 बात करता है अलाउंसेस और एम्यूलमेंट्स के, मतलब भत्ते और उनकी सैलरीज के बारे में बात करता है। ठीक है। कहाँ से रिलेटेड है? रिलेटेड टू अलाउंसेस प्रिविलेजेस एंड एम्यूलमेंट। इसमें किस किस के अलाउंसेस, सैलरी, ये क्या है? सैलरी। किन किन के सैलरी दी हुई है? इसमें दी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी, गवर्नर, किस किस की है? प्रेसिडेंट की है, गवर्नर की है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की है।
स्पीकर ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक। और किसकी है? चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेचर काउंसिल की है। और किसकी दी हुई है? सुप्रीम कोर्ट के जज की दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की है। हाई कोर्ट के जजेस की है। कैग की है, ठीक है। ये सब, इन सब की सैलरी हमारी किस में दी हुई है? शेड्यूल 2 में। अब हमारा है शेड्यूल 3। हमारा शेड्यूल 3 किसके बारे में बात करता है? हमारा शेड्यूल 3 बात करता है शेड्यूल 3 ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन, इसमें शपथ दी हुई है, ठीक है। इससे शेड्यूल 3 से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है कि शेड्यूल 3 में क्या मेंशन है, ठीक है, वो तो आप लोग बता दोगे कि ओथ एंड अफर्मेशन। और इसमें ये आता है कि इसमें किस किस की ओथ मेंशन नहीं है, ठीक है, ये भी आ जाता है। और किस किस की मेंशन नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि किसकी मेंशन नहीं है। तो किसकी मेंशन नहीं है? नोट मेंशन, ठीक है। इससे सब कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये याद रखना। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मेंशन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट की मेंशन नहीं है। और हमारे गवर्नर की मेंशन नहीं है, ठीक है। और इसमें किस किस की मेंशन है? हमारे कैग की मेंशन है, स्टेट के मिनिस्टर्स की मेंशन है, यूनियन मिनिस्टर की मेंशन है, पार्लियामेंट के इलेक्टेड कैंडिडेट की मेंशन है, हाई कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। ये पीडीएफ में ऊपर मैंने इंक्लूड किया हुआ है, वहां से रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये याद रखना कि किसकी मेंशन नहीं है। अब हमारा शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल 4 करता है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज, स्टेट एंड यूटीज इन द राज्यसभा। जो हमारे राज्यसभा में स्टेट एंड यूटीज की सीट्स हैं, डिफरेंट सीट्स है ना, कि यूपी की ज़्यादा है, किस हिसाब से जो सीट है यूपी की, एमपी की, ये किस में दी हुई है? ये हमारे शेड्यूल 4 में दी हुई है कि हमारे राज्यसभा की जो सीट्स है वे किस उससे एलोकेट होगी। वो सब कहाँ में दिए हुए? हमारे शेड्यूल 4 में दी हुई है। हमारा शेड्यूल 5, ठीक है, समझ आ रहा है ना? लास्ट में एक बार वहां से भी रिवाइज करेंगे और फिर ट्रिक के थ्रू भी रिवाइज करेंगे। हमारा शेड्यूल 5 में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब। हमारे जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब है, जनजाति क्षेत्र हैं, ये हैं जो भी पिछड़े वर्ग क्षेत्र या एरिया है, ट्राइब है, जनजाति है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, उनका कंट्रोल किसके पास ज़्यादा होगा, स्टेट के पास उनके कौन से कंट्रोल होंगे, सेंटर के पास एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी पावर होगी, वो सब कहाँ दिए है? हमारे शेड्यूल 5 में। हमारा शेड्यूल 6 क्या कहता है? हमारा शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, और एग्जामिनर भी यहीं पे कंफ्यूज करता है, बिकॉज हमारा जो शेड्यूल 6 है ये कुछ ट्राइबल एरियाज की बात करता है।
स्पेसिफिक ट्राइबल एरियाज की, ठीक है। हमारा जो शेड्यूल 6 है ये किसकी बात करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ये इन पर्टिकुलर 4 एरिया के बारे में बात करता है हमारा शेड्यूल 6, ठीक है। ये याद रखना। इसको 4 एरिया के नाम याद करने की एक ट्रिक भी है। मातम के नाम से याद कर सकते हो या मेरे एटीएम के, या ठीक है इन दोनों के, या एक हिंदी में भी है अमित्र मेघा, ठीक है, उससे भी याद कर सकते हो। उसमें इससे मातम से याद कर लो, ये इजी है। इसमें मेघालय, असम, त्रिपुरा और इससे मिजोरम। याद रखना मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर उसमें मणिपुर देता है, मिजोरम को छोड़ देता है, मणिपुर देता है, तो इसे याद रखना यहाँ पे मिजोरम है ना कि मणिपुर। अब हमारा शेड्यूल 7 किसकी बात करता है? हमारे शेड्यूल 7 में ना कुछ लिस्ट के फॉर्म में दी हुई है। हमारा शेड्यूल 7 डील विद द लेजिस्लेचर लिस्ट, ठीक है। यहाँ देखते हैं शेड्यूल 7 deals with the 3 legislative list। इसमें 3 लिस्ट दी हुई है, ठीक है। कौन कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और थर्ड दी है हमारी कंकरेंट लिस्ट। इसमें शेड्यूल 7 में क्या है? हमारे शेड्यूल 7 में है कि कुछ मैटर्स हैं जिस पे कानून हमारी सेंटर बनाएगी, कुछ मैटर्स ऐसे हैं कि जिसमें हमारे जो कानून है उसके लिए लॉज हैं वे हमारी स्टेट बनाएगी, और कुछ सेंटर ऐसे हैं कि जिसके लिए दोनों बनाएगी, ठीक। यूनियन लिस्ट में कौन बनाएगा? नाम से ही पता चल रहा है यूनियन लिस्ट है, सेंटर की लिस्ट है, तो इसमें कौन बनाएगा? सेंटर गवर्नमेंट कानून बनाएगी हमारी। जो भी इस लिस्ट के मैटर है उस पर जो भी लॉज बनेंगे, ठीक, वो कौन बनाएगी? हमारी सेंटर गवर्नमेंट, ठीक। कौन बनाएगी? सेंटर गवर्नमेंट। और जो स्टेट लिस्ट के मैटर है उस पर कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और जो कंकरेंट है इसमें लिस्ट पे जो है इस पे सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है, ठीक। लेकिन एक बात बताओ, अगर स्टेट ने इसके किसी मैटर पे कानून बनाया, ठीक, और उसी लिस्ट के उस पे जिस लिस्ट पे के या जिस मैटर पे कानून हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर सेंटर गवर्नमेंट भी उस पर कोई चेंजेस करे या कोई और कानून बनाए, तो उस पर हम बात किसकी मानेंगे? उसमें हम सेंटर की बात मानेंगे, ठीक है। अपर हैंड किसका होगा? हमारी सेंटर का। अगर उस मैटर पे कानून दोनों बनाएंगे ना, तो हम बात मानेंगे सेंटर की। जो सेंटर ने कानून बना दिए वो ज़्यादा वैलिड होगे ना कि गवर्नमेंट से, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने बनाया वो वैलिड होगा, पर उसी में कोई चेंजेस कर दिए या कुछ भी जो उसने स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया वो कैंसिल कर दिया सेंटर ने, तो वो कैंसिल ही माना जाएगा। कुछ उसमें ऐड कर दिया तो वो ऐड के बाद ही जो भी मैटर होगा वो तभी लो माना जाएगा, ठीक। इसमें हम अपर हैंड पे सेंटर है। एक और होता है कि अगर भाई ऐसा है उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था,
तो कुछ यूनियन लिस्ट में कर दिया, स्टेट लिस्ट में कर दिया, बचे कुछ कंकरेंट लिस्ट में ले लिया। पर आगे इन फ्यूचर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ मैटर है जो इन तीनों में लिस्ट में इंक्लूड ना हो, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो उसे हमने कहा रेजिडरी पावर। क्या कहा? रेजिडरी पावर। ये रेजिडरी पावर जो है ये हमारी सेंटर के हाथ में होती है। इस पे भी जो भी लॉज बनाएंगे हमारी सेंटर गवर्नमेंट ही बनाएगी, ठीक। तो रेजिडरी पावर पे लॉज कौन बनाएगी? सेंटर गवर्नमेंट। समझ आ गया? यूनियन लिस्ट पे कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। पर अगर सेम मैटर पे दोनों ने कानून बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, तो सबसे ज्यादा मान्य किसके होंगे? सेंटर वाले के। इसमें और देखते हैं, यहाँ यही देख लो। हाँ, ये देख लेते हैं। पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है, 1915 में, तो इसमें जो सब्जेक्ट मतलब कितने मैटर्स थे, सब्जेक्ट थे, तब कितने थे? ओरिजिनली 97, ठीक। ओरिजिनली थे 97। एट परसेंट ये कितने हो गए? ये 100 हो गए। एट परसेंट 100 हो गए स्टेट लिस्ट में। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट थे ओरिजिनली कितने थे, और एट परसेंट कितने हैं? जो हमारे स्टेट लिस्ट में थे वे ओरिजिनली थे 66, ठीक है, और एट परसेंट है 61। कंकरेंट लिस्ट में एट परसेंट कितने हैं? एट परसेंट, और यहाँ ओरिजिनली ओरिजिनली 47 थे, और अब ये 52 हो गए हैं। ये जो 5 सब्जेक्ट है 52, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1996 में है ना। ये जो 5 सब्जेक्ट है ये इसके, इसमें से, और इस कुछ है ना 5 सब्जेक्ट को इसमें ट्रांसफर कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट से किसमें कर दिया गया ट्रांसफर? कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। जो ट्रांसफर हुए हैं वे कौन कौन से सब्जेक्ट थे देख लेते हैं हम। 5 सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? एजुकेशन का था हमारा, जिसपे आप दोनों लॉज बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। फॉरेस्ट था हमारा। वेट एंड मेजर्स थे, मेजरमेंट्स थे, ठीक। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। एंड द 5th वन में जुरिडिक्शन था किसका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक। तो हमारा ये क्या बात करता है, फिर से देख लेते हैं शेड्यूल। शेड्यूल 7 में हमारी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, और ओरिजिनली उसमें 97 मैटर थे जिन पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। लेकिन एट प्रेजेंट उसमें अब 100 मैटर्स है
जिस पे कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक। फिर है हमारी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे कानून कौन बनाएगी? हमारी स्टेट गवर्नमेंट। उसमें ओरिजिनली 66 थे मैटर, ठीक है। अब एट प्रेजेंट कितने मैटर है? 5 मैटर, वो 61 मैटर। ये 5 मैटर जो है ये कहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक। फिर कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कौन कानून बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली कितने थे? 47 थे, और एट प्रेजेंट कितने हो गए? 52। ये जो 5 मैटर ट्रांसफर हुए हैं ये कौन से अमेंडमेंट से हुए हैं? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। कौन से? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1996, ठीक। इससे हो गए। ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे ये यहाँ पे लिख दिए। 1996 नहीं, 1976। ये मेरे दिमाग से निकल गया ईयर। कोई नहीं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। 1976। एक सेकेंड। कौन सा है? 1976, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, वो थोड़ा स्किप हो गया था। अब शेड्यूल 8 की बात करते हैं। शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में हमें कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई हैं। क्या दी हुई है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ओरिजिनली कितनी थी? ओरिजिनली इस पर 14 लैंग्वेज थी, ठीक है। और एट प्रेजेंट कितनी है? अब एट प्रेजेंट इसमें 22 है। एक एक्सेप्ट इसमें इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज में कौन सी नहीं है? इंग्लिश इंक्लूड नहीं है। अब ये ऐड किस तरह हुई यहाँ पे देखते हैं। हमारा 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1967 में, ठीक है। उससे हमारी एक लैंग्वेज ऐड हुई, सिंधी। सिंधी, ठीक। फिर हुआ हमारा 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, जिससे 3 लैंग्वेज ऐड हुई। कौन कौन सी 3 लैंग्वेज? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक। फिर हुआ हमारा 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में, जिसमें 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ठीक है। एक और इसमें अमेंडमेंट हुआ था 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसमें जो उड़िया लैंग्वेज थी ना उसका रीनेम किया गया, रीनेम्ड उड़िया एज उड़िया, ठीक। देखो 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उससे एक लैंग्वेज ऐड कर दी हमने, सिंधी।
तो सिंधी इसमें इंक्लूड होगी तो 15 हो गई। फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसमें 3 और ऐड कर दी। कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। तो कितनी होगी? 15 3 18, 18 होगी। और फिर 4 और ऐड करी, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली। तो ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जो एट प्रेजेंट है। याद करने हैं, देख लेना। 21, 71 और इन दोनों को ऐड करके क्या होगी? 92। ठीक, ईयर याद होगी, मेरे साथ रिपीट करो। 21, 71 एंड दोनों को ऐड करके क्या हो गया? 92। तो 3 ये हो गए, इसमें एक ऐड करी, इसमें 3, 3 और 1 4, लास्ट में फिर 4 ऐड करी। ठीक, 1 3 4, 21, 71, 92, 1 3 4। इसकी एक ट्रिक भी है, अगर ट्रिक से है, इसके है नमक। नमक, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी याद हो गई। इसकी है BDMS, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। ठीक है, और ये याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज का हमने रीनेम किया था। ठीक, उड़िया को क्या कर दिया था? उड़िया। अब शेड्यूल 9, ये शेड्यूल 8 तक तो हमारे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट थे। ठीक है, जो 9 10 11 12 है, ये हमने क्या है? ऐड किए। सबसे पहले 9th शेड्यूल हमारा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ? ये हमारा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया हमने, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। 50 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था। 51 में ही हमने एक अमेंडमेंट किया जिसमें शेड्यूल 9 हमने ऐड कर दिया। ये किससे डील करता है? डील विद लैंड रिफॉर्म्स। ये लैंड रिफॉर्म से डील करता है। और इसमें किसका? एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जो भी हमारे लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड एक्ट वो होते हैं ना, रोज, उन सब से शेड्यूल 1 इंक्लूड कर दिया। और जो हमारे जमींदारी सिस्टम चलता था उसको हमने इससे डिलीट कर दिया। इसमें पहले क्या था कि जो भी शेड्यूल 9 में मैटर्स इन्वॉल्व है, कि लैंड रिफॉर्म से जो भी मैटर्स हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जुडिशियल रिव्यू। बट इन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया कि इसे कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द लॉज included in the schedule after 24 April 1973 are now open to judicial review। ये जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? ये होता है कि कोई भी कानून जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं ना, तो उसे सुप्रीम कोर्ट देखता है कि वे सही है या नहीं है। अगर वे सही नहीं है या किसी भी हमारे राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर हमारे लिए सही नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्हें है ना रोक भी सकता है, कि उन्हें नल और वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है कि नहीं, ये लॉज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जो भी लॉज बनाते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू होता है। पहले क्या था, जब ये 9th शेड्यूल ऐड हुआ था कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन 2007 ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं,
हो सकता है जो अप्रैल 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, उन सबका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, अब हमारा शेड्यूल 10 किसका बात करता है? हमारा शेड्यूल 10 करता है हमारा दल बदल का, एंटी डिफेक्शन की बात। दल बदल का मतलब क्या होता है कि जब ये अभी हमने न्यूज़ में एक वो सुना था ना केस, राघव चड्ढा वाला, कि उस पर एंटी डिफेक्शन लगना चाहिए, उसने आप पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया विदाउट उसके, तो वही होता है एंटी डिफेक्शन। ठीक, एंटी डिफेक्शन लो। दल बदल के जो कानून है वो हमारे शेड्यूल 10 में दिए हुए हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई भी इलेक्टेड कैंडिडेट किसी और पार्टी से इलेक्टेड है और वो दूसरी पार्टी में चला जाए तो उस पर दल बदल लग सकता है, एंटी डिफेक्शन लग सकता है, पर इसकी एक कंडीशन है कि अगर उस पार्टी के 1/3 मेंबर ही चले जाए तो वो एंटी डिफेक्शन के उससे बाहर हो जाता है। ठीक, ये जो है ये कब वो हुआ था, ये ऐड हुआ था 52, ये 52 है, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से, ऐड 10th शेड्यूल। ठीक है, बस इससे इजी पूछेंगे कि 10th शेड्यूल क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बस इतना ही पूछेंगे। शेड्यूल में ज़्यादा टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। अब हम शेड्यूल अपना 11 पढ़ते हैं। शेड्यूल 11 क्या बात करता है? शेड्यूल 11 हमारी पंचायत के बारे में बात करता है। कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत, जो भी पंचायत के मैटर्स है, पंचायत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसमें शेड्यूल 11 में। इसमें मैटर्स कितने हैं पंचायत के? इसमें 29 मैटर है, इससे भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम में। और ये ऐड कौन से उससे हुआ था? ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, इससे हमारा शेड्यूल 11 ऐड हुआ था। अब शेड्यूल 10, वो शेड्यूल 12 में जितने भी हमारे म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड प्रोविजन है, प्रोविजंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, वे सारे कौन से शेड्यूल में इंक्लूड है? हमारे शेड्यूल 12 में। इसमें मैटर कितने हैं? इसमें 18 मैटर्स हैं और ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 92 से ऐड हुआ था। ठीक, एक बार हम यहां से भी देख लेते हैं इसको। ये देखो शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 क्या कहता है हमारा? नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटरी जुरिडिक्शन, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड, ठीक है, ट्राई एग्जिस्ट। शेड्यूल 2 क्या कहता है? प्रोविजन रिलेटेड टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोक सभा एंड लेजिस्लेचर असेंबली, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा एंड लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेचर काउंसिल। ठीक है, ये शेड्यूल 4 है। शेड्यूल 4 कहीं की बात कर रहा था? राज्यसभा की सीट्स की। ये सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। फिफ्थ क्या है? प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स्थ कहीं की बात करता है? प्रोविजनल रिलेटेड टू द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी ट्रिक क्या थी? मातम। ठीक है, इन 4 स्टेट को याद रखना। शेड्यूल 7 क्या था हमारा? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। 3 लिस्ट के फॉर्म में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक,
शेड्यूल, उसमें कौन कौन सी लिस्ट में कौन कौन से कानून है वे यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ लॉज पूछ लेते हैं कि सीडीएस में और एनडीए में काफी बार पूछ लेते हैं, ये देख लो। देखो यूनियन लिस्ट में वही होंगे जो मोस्टली यूनियन आप सुनते हैं। डिफेंस, डिफेंस के उसमें लॉज कौन, स्टेट थोड़ा ही बना लेगी, कौन बनाएगी, डिफेंस के सेंटर बनाएगी। आर्म फोर्स, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स को भी सेंटर देखती है। एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, एयरवेज, बैंकिंग, बैंकिंग आरबीआई सेंटर के कंट्रोल में है। करेंसीज, जो भी हमारी करेंसीज इशू होती है वो भी सेंटर है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो भी इंटर स्टेट हमारा ट्रेड है, हमारा व्यापार है, वो सब। सिटीजनशिप राइट हमारे सेंटर के पास है। स्पेस से रिलेटेड जो भी हम खोज करते हैं इसरो या डीआरडीओ के उसमें, वे सब स्पेस से रिलेटेड भी ये बना है। टेलीकम्युनिकेशन के में भी सेंटर बनाती है। पोर्ट एंड शिपिंग, जो पोर्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, उन सब से रिलेटेड भी सेंटर बनाती है। इनकम टैक्स, कस्टम एंड ड्यूटीज, इनसे अगर पूछेगा तो इनमें से कोई सा पूछ लेगा, ठीक है, लिस्ट दे देगा। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, ये देगा, एक पुलिस दे देगा। फिर वो पूछेगा कि इसमें से सेंटर लिस्ट में कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो पुलिस नहीं है। पुलिस का है, पुलिस हमारी स्टेट है ना, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, ये स्टेट अलग अलग डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट पुलिस होती है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, अपने स्टेट में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे स्टेट ही होता है, तो वो मैटर भी हमारे स्टेट लिस्ट में है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजर, पब्लिक हेल्थ, अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स होती है पब्लिक हेल्थ के से रिलेटेड, सैनिटाइजेशन रिलेटेड, स्वच्छता के अकॉर्डिंग जो सेंटर भी कर लेती है। एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, सबका एग्रीकल्चर और इरिगेशन का अलग अलग वो है, वो स्टेट देखती है। लैंड रिवेन्यू है, फिशरीज है, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज है, यो भी हमारा स्टेट लिस्ट के फॉर्म में आता है। इसका शेड्यूल क्या है, शेड्यूल 11 और 12 पर आता कौन सा है, स्टेट लिस्ट के उसमें। स्टेट पब्लिक सर्विस है, जो भी हमारे स्टेट के वो है ना, स्टेट पीसीएस है, ये सब होते हैं, ये सब स्टेट के अलग होते हैं। मार्केट फेयर्स है, जो मार्केट लगती है अलग अलग स्टेट्स में, मेले लगते हैं, ये सब इसमें ही है। बरियलर्स, जो हमारी कब्रें और ये शमशान घाट होते हैं, उन सब का भी क्या है, स्टेट के पास है। बैटिंग, ग्लैम्बलिंग, गैम्बलिंग पे देखा है आपने कितने ही ऐप कुछ स्टेट में बैन है, कुछ में नहीं है, तो वो सब स्टेट के हाथ में होते हैं इन सब पे लॉज। स्टेट टैक्स, ये सब स्टेट। कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सी है, एजुकेशन है, एजुकेशन पे दोनों लॉज बना सकती है स्टेट भी गवर्नमेंट भी। फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज और डिवोर्स के लॉ दोनों बना सकती है, ठीक है। अडॉप्शन और सक्सेशन के जो भी लॉज होते हैं ये सारे कंकरेंट लिस्ट में है। इलेक्ट्रिसिटी, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, क्रिमिनल वाले भी जो भी है कंकरेंट लिस्ट में। सिविल प्रोसीजर, पॉपुलेशन कंट्रोल वाली पॉपुलेशन कंट्रोल के स्टेट भी उस पर लॉज बना सकती है और सेंटर भी, ठीक है। ये देख लेना, ये सारी न्यूज, प्रेस एंड न्यूज, ये सब ये रिवाइज कर लेना, ठीक। इनसे आ जाता है क्वेश्चन। शेड्यूल 8, शेड्यूल 8 क्या है, हमारी 12 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिसमें 14 ओरिजिनली थी, अब करंटली क्या है 22। नाइन्थ क्या है, नाइन्थ हमारे एक्ट रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। लैंड रिफॉर्म्स के जो भी हैं वे नाइन्थ में, और जमींदारी सिस्टम को जो खत्म किया था वो भी नाइन्थ में। ये कौन से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था। 10th एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था। 11th ये रहा पंचायत है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। और 12th जो है वो हमारी म्यूनसिपैलिटी है, जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, यहीं देख लेते, लास्ट में पेज है, पेज लास्ट में देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम।
टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS। टी से क्या है? टेरिटरीज है, टेरिटरीज, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन है। ई में सेकंड में क्या है? एमोल्यूमेंट्स है। ई से क्या है? एमोल्यूमेंट्स या सैलरी, सैलरी। ए से क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन है, ओथ एंड अफर्मेशन है। आर से क्या है? राज्यसभा सीट है, राज्यसभा सीट्स हैं। एस से क्या है? शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल्ड, शेड्यूल एरिया है। ओ से क्या है? अदर शेड्यूल एरिया है, अदर शेड्यूल एरिया है। कौन कौन से हैं? मातम से याद कर लेना। ओ से क्या है? एफ से क्या है? फेडरल लिस्ट है, फेडरल प्रोविजन है, जिसमें 3 लिस्ट है, ठीक है, 3 लिस्ट। ओल्ड पीएम। ओ से क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। लैंग्वेज है। एल से क्या है? लैंड रिफॉर्म है। डी से क्या है? एंटी डिफेक्शन है, या दल बदल हिंदी में याद कर लेना, ठीक है। डी से दल बदल, एंटी डिफेक्शन लो है। पी से पंचायत है, और एम से क्या है? म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है। अब एक बार इस ट्रिक को याद करते हैं। ये आपने कई बार ये ट्रिक देखी भी होगी, कई जगह पर सुनी भी होगी, काफी पुरानी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से क्या है? टेरिटरीज का जो जुरिडिक्शन है वे है। ई से एमोल्यूमेंट्स और सैलरी है। ए से ओथ्स है। TEA, फिर है आर। आर से क्या है? राज्यसभा की सीट है। फिर क्या है? एस, टीयर्स। एस से शेड्यूल है। तो टीयर्स के 5 वर्ड हो गए, TEARS। फिर है ऑफ, ऑफ से, ओ से क्या है? अदर शेड्यूल एरिया है, जिसमें 4 एरिया है, जिसे मातम की ट्रिक से याद किया है। एफ से क्या है? फेडरल प्रोविजन है, मतलब 3 लिस्ट के फॉर्म में जो हमारे पावर का डिवीजन है वो है, ठीक। फिर हमारी ओल्ड, ओल्ड में 8 शेड्यूल है, 8। ओ से क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज से। एल से क्या है? लैंड रिफॉर्म से। डी से क्या है? एंटी डिफेक्शन लो है। फिर है पीएम, पीएम का पी से क्या है? पंचायत है। एम से क्या है? म्युनिसिपैलिटी है। तो इसको रिवाइज कर लेना ट्रिक को अच्छे से, जल्दी याद हो जाएगा। बस ये याद करना है, मोस्टली ये इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाते हैं, ठीक है। बस इनके याद कर लेना, जैसे 9th के बाद से कौन कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, और इसमें लिस्ट 7th वाले में कौन कौन सी लिस्ट है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो लास्ट में 8 ऐड हुई हैं, 22 हो गई है ना, तो वे कौन कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई है। तो यही कर लेना, इतना ही है शेड्यूल। आज की क्लास हम यहीं बाइंड अप करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगेगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट क्लास हम आर्टिकल रिवीजन की करेंगे। इसमें मैं आई विल ट्राई कि एक ही क्लास में सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एफ कैट के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि एफ कैट का एग्ज़ाम आ रहा है। वैसे तो हेल्पफुल सभी एग्ज़ाम के लिए होगी, पर अभी उसको टारगेट करते हुए हम एक क्लास से सारे आर्टिकल्स की करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद एवरीवन।